दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, 31 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं और ये युद्ध अभी भी ख़त्म होने का ना नाम ले रही है। प्लस जिस हिसाब से तीनों कंट्रीज रिएक्ट कर रही हैं, उस हिसाब से कहीं से दूर दूर तक नहीं लग रहा ये युद्ध कोई जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो आज 31 दिन बाद हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो पहले दिन तीनों कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव था, क्या 31वें दिन भी वही सेम ऑब्जेक्टिव वो कैरी कर रहे हैं या उनके ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो चुके हैं। क्योंकि क्या है ना यार, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स सेम हैं तो इस युद्ध में आप पीछे हटने से रहे जब तक आपके वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होते। क्योंकि अगर तो आपका मेन एम ही वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो आप तब तक हटेंगे नहीं पीछे जब तक आपका वो ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव नहीं हो जाता। लेकिन अगर आपका गोल्स या ऑब्जेक्टिव हर बीते दिन या हर बीते हफ्ते के साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आप देयर इज अ चांस कि आप इस युद्ध में पहले बैकआउट कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना, आपको क्लियर नहीं है कि आपको एग्जैक्टली इस युद्ध में करना क्या है, तो आप ऑब्वियसली यही चाहेंगे ना कि यार जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से मैं बाहर निकलूं। तो आज हम इजराइल, यूएसए और ईरान का ऑब्जेक्टिव्स और वाई डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या जो पहले दिन इनका वाई था आज 31वें दिन क्या वही है या वो चेंज हुआ है। प्लस इसमें हम आज ट्रम्प साहब की भी थोड़ी बात करेंगे कि क्या ट्रम्प साहब एग्जैक्टली एज अ ह्यूमन बीइंग वो क्या चाहते हैं। बिकॉज एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव वही होंगे जो यूएसए के होंगे। लेकिन क्योंकि इस युद्ध में ट्रम्प की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली वो इस युद्ध में क्या कर रहे हैं और क्या उनका एम है। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फरवरी के लास्ट दिन ये वॉर शुरू हुई थी। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज मार्च का लास्ट दिन है। ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है इस वॉर को। अब ये वॉर किस तरफ आगे बढ़ रही है, आप डेली एक्शंस तो देख ही रहे हैं, कौन किस पे मिसाइल्स डाल रहा है, कहाँ गिर रही है, वो आपको दिख ही रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम क्लियर बात ये करें कि तीनों पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं, आपका ईरान, इजराइल या यूएसए, इन तीनों के जो मेन मोटिव थे वो क्या क्या थे, वो आपको मैंने जब वॉर का 7 दिन पूरे हो गए थे मैंने आपको बताया था उस टाइम क्या थे। आज 31वें दिन हम ये फिर से डिस्कस करने चलते। आज 31वें दिन आज हम ये फिर से डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या तीनों पार्टीज के वाई चेंज हुए या आज भी वही के वही हैं। अगर हम ईरान से शुरुआत करते हैं तो ईरान का पहले दिन से ही जब उस पर अटैक हुआ था तब से यही था कि मुझे अपनी रिजीम को बचा के रखना है। ईरान अपनी रिजीम को बचा के रखना चाहता था, आज भी वो उसी के लिए लड़ रहा है कि रिजीम किसी तरीके से हमारी सर्वाइव कर जाए। आज उसके वाई में एक चीज और जुड़ गई है। ऑल्दो उसको ये पता था कि स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वॉर में, उसका एक बहुत बड़ा नेगोशिएशन पॉइंट है स्टेट ऑफ हार्मोज। स्टेट ऑफ हार्मोज से वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रहा है। आज वो यूएसए और इसराइल जैसी सुपर पावर्स को यहाँ तक मजबूर कर रहा है कि वो खुद उनको नेगोशिएशन टेबल पे ईरान को वो खुद बुला रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टेट ऑफ हार्मोज। तो स्टेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल करके रखना आज उसका एक बहुत बड़ा वाई बन चुका है, जिसके लिए वो आज कैसे ना कैसे करके इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। और आईआरजीसी पूरी तरीके से इसी में लगी हुई है कि जैसे ना कैसे करके स्टेट ऑफ हार्मोज प्रोटेक्ट हो जाए। तो आप देखेंगे कि रिजीम ना गिरे, प्लस उसके साथ एक और वाई जुड़ गया है टू प्रोटेक्ट स्टेट ऑफ हार्मोज, उस पर अपना कंट्रोल जमा के रखना। ईरान के वाई में ये एक जुड़ चुका है 31वें दिन में आज हम ये बात करें तो। अगर हम इसराइल की बात करते हैं, इसराइल का वाई आज भी क्लियर है। उसको मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, वॉर से पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, वॉर शुरू होने के बाद भी बताई, आज भी बता रहा हूँ। आज भी इसराइल का वाई बिल्कुल क्लियर है। उसको ईरान को डी न्यूक्लियराइज करना है, मतलब न्यूक्लियर कोई भी वेपन ईरान ना बना पाए, ये वो इंश्योर करना चाहता है कि कैसे ना कैसे जितनी भी यूरेनियम वो इनरिच कर चुका है उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लो या डिस्ट्रॉय कर दो ईरान के अंदर ही। सेकंड, रेजिम चेंज। रेजिम चेंज तो वो ऑब्वियसली चाहता ही चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जो खमनई रेजिम है वो कभी भी इसराइल को अपना दोस्त नहीं मानेगी, ना कभी पार्टनर मानेगी। तो इसराइल ये जानता है कि खमनई रेजिम को जब तक वो नहीं हटाएगा तब तक उसकी जो आइडेंटिटी है ना उसको हमेशा थेफ्ट रहेगा, इसराइल की खुद की आइडेंटिटी को। क्योंकि ईरान जब खमनई रेजिम आई थी तब से ही वो बोल रहा था कि मैं जिस दिन न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा उसी दिन मैं इसराइल पे गिरा दूंगा। और यूएसए पे भी उसका है, लेकिन उसको पता है इतनी कैपेबिलिटी वो कभी जनरेट नहीं कर पाएगा कि यूएसए पे मार सके। तो इसलिए इसराइल मतलब कि वो जानता है इसराइल कि जिस दिन इसके पास न्यूक्लियर आया तो उसी दिन ये इसराइल पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा।
तो इसलिए इसराइल रिजीम चेंज चाहता ही चाहता है। एक चीज़ और है इसराइल, जो शायद मैंने पहले डिस्कस ना करी हो, लेकिन अब 31 दिन में मुझे ये चीज़ समझ आने लगी है। बट ये ऐसा नहीं है कि अभी ऐड हुआ है इसराइल की वाई में, ये पहले से ही था, समझ लोगों को अब आने लगी है। इसराइल जो है ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इसराइल मतलब इसराइल अपना क्षेत्रफल बढ़ाना चाहता है, अपना लैंड एरिया बढ़ाना चाहता है। क्योंकि इसराइल आपको पता है बहुत छोटा है, बहुत छोटी जगह है इसराइल। उसका क्या डायमेंशन और क्या है मैं एक बार लगा दूंगा, वो आप देखना। तो इसराइल अपना क्षेत्रफल बढ़ाना चाहता है फर्स्ट। सेकंड, इसराइल अपना जो कंट्रोल है ना मिडिल ईस्ट पे, वो पूरी तरीके से बरकरार रखना चाहता है, और वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट पे पूरी तरीके से इसराइल का ही कंट्रोल रहे। हम जो बाइपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड, सिंगल पोलर वर्ल्ड बात करते हैं, तो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है ना, अगर हम उसमें मिडिल ईस्ट की बात करें, तो मिडिल ईस्ट के मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो राजा होगा ना, वो इसराइल बनना चाहता है। इसराइल चाहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट का कंट्रोल उसके पास हो। उसमें सबसे बड़ी टांग पता है कौन अड़ा रहा था? ईरान। और ईरान में जब शाह रजीम थी, वो नहीं उसको परेशान करती थी, लेकिन जो खमनई रजीम है ना, वो इसराइल को कभी भी मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल करने नहीं देना चाहता था। वो इसलिए भी इसराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इसराइल की ये मंशा है, वो मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल चाहता है, लेकिन ईरान कभी होने नहीं देता। इसलिए इसराइल ईरान में से खमनई रजीम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अच्छा, जो ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट है ना, जो इसराइली अपने दिमाग में लेके घूम रहे हैं, ऑल्दो इस जंग में अगर आप देखोगे, जब से ये पीस टॉक का ड्रामा शुरू हुआ है इनके बीच में, तो इसराइल थोड़ा सा पीछे हटता नजर आ रहा है। ग्राउंड ऑपरेशंस जो यूएसए करना चाह रहा है, आपको पता है डिप्लॉयमेंट वो काफी कर चुका है, वो जल्दी ही ग्राउंड ऑपरेशन वहां पर शुरू कर देगा जब पूरी प्लानिंग हो जाएगी। आपको 2-4 दिन में नजर आ जाएगा, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया ईरान में। इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन से परहेज रख रहा है। इसराइल इज नॉट हैप्पी विद द यूएसए ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस। वो मना कर रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशंस हम ईरान में नहीं करेंगे। अब उसका रीजन जो इसराइल ने दिया है ना, वो दिया है लेबनान। क्योंकि इसराइल इस टाइम लेबनान पे अपना पूरा फोकस जमा कर बैठा है। लेबनान में जो ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप है हिजबुल्ला, वो अटैक कर रहे थे। अब हिजबुल्ला के बहाने इसराइल लेबनान पे अपना एक बफर जोन बना चुका है, उसके साउथ में जा वहां पर लेबनान में बफर जोन वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। नेतन्याहू बोल भी चुका है कि मैं लेबनान में एक बफर जोन और बना रहा हूँ। मतलब कि बफर जोन मतलब अपना साउथ की तरफ वो लेबनान की तरफ वो क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, और काफी हद तक एरिया इसराइल की सेना कवर कर चुकी है लेबनान के अंदर। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ना, अगर बाय चांस ये जो वॉर है, ये यहाँ पर किसी तरीके से पीस टॉक्स हो जाती हैं और ये वॉर रुक जाती है ना, आप इसराइल का क्षेत्रफल तो बढ़ता हुआ देखेंगे। चाहे वो और कहीं ना जा पाए हो, लेकिन उसने लेबनान में अपना इस वॉर से अपना एक एरिया बढ़ा लिया। तो वाय तो उसके शुरू से क्लियर थे, लेकिन अब रिजल्ट में देखेंगे तो इसराइल को कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। अब अगर हम यूएसए की बात करें, इनका तो यार बहुत बेहतरीन सिस्टम चल रहा है भाई गॉड। मैं आ गया इस युद्ध में, इनको देख कर तो ना दिल सा खुश हो गया मेरा। अगर हम यूएसए की बात करें ना, तो यूएसए की जब जंग शुरू हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि हम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो इसराइल का वाय था तो इनका भी वाय बन गया था। ठीक है, पहले हफ्ते की बात है ये। दूसरे हफ्ते में जब आए ना, तब उनको याद आया कि अरे यार, इनका तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है, प्लस ड्रोन्स, क्योंकि उसने बहुत नुकसान पहुंचा इनको, तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम और जो ड्रोन्स है ना, वो तो बहुत घातक है। तो उनका फिर वाई ये बन गया कि यार इनका तो यार बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम भी खत्म करना है और ड्रोन्स का भी प्रोग्राम खत्म करना है, सारा कुछ मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म करना है। तो ये उसके पीछे पड़ गए थे। उन्होंने कहा था यार हमको तो खत्म करना ही करना है दूसरे हफ्ते में। तीसरे हफ्ते में ये आए ना, तब इनको याद आया यार बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ये सब तो यार बेकार की चीजें हैं, हमको तो यार इनका तो रिजीम ही चेंज करना है, और जितने भी टॉप लीडर्स हैं ना उनको मारना है। क्योंकि पहले दिन जब इन्होंने खमनई को मारा था, इनको लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ईरान है, इनको लगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईरान की अयतुल्ला खमनई में है, प्लस उनकी लीडरशिप में, तो उसको मार के इनको लगा कि हमारा तो सब कुछ सेट हो गया। फिर मैंने आपको मोज़ैक डॉक्ट्रिन के बारे में बताया कि कैसे इंडिविजुअली उन्होंने सब कुछ तो इनके दिमाग में तब आया कि भाई नहीं, अयतुल्ला खमनई वाज नॉट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईरान। उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, उसके जाने से भी ईरान इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, और वो पहले से भी ज़्यादा घातक हो गया है। तो फिर उनके दिमाग में तीसरे हफ्ते में आया कि नहीं भाई, जो बची कुची रजीम है उसको भी डिस्ट्रॉय करना है, प्लस और जितने भी उनके लीडर्स हैं उनको भी मारना है। तब उनके दिमाग में आ गया कि भाई उनकी तो लीडरशिप खत्म करनी है हमने तीसरे हफ्ते में।
आज जब चौथा हफ्ता चालू हो चुका है तो इनका जो वाय बन चुका है ना, वो ये बन चुका है कि हमको स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को खोलना है। इनका जो चौथे हफ्ते में वाय है ना, मैं न्यूज का कटआउट भी लगा रहा हूं, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को खोलना है। और इनका जो बूट्स ऑन ग्राउंड का ऑपरेशन जो हो रहा है ना, अगर आप देखो कि जितनी भी मरीन्स कमांडो इसने लगाए हैं, वो लगाए इसीलिए हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को वो खोल सके। मुझे एक ही बात पूछनी है भाई साहब, मतलब सिर्फ एक ही सवाल पूछना है मैंने ट्रम्प साहब से। 28 फरवरी 2026 को जब ये जंग शुरू हुई थी, तब स्टेट ऑफ हार्मोस की कंडीशन क्या थी? खुला हुआ था ना भाई। पूरे 1 महीने बाद अगर तुम उसी जगह पर वापस आ गए हो, तो यार तुम क्या कर रहे हो इस जंग में? तुम्हारा 31 दिन बाद तुम्हारा ये वाय है कि जो चीज ऑलरेडी खुली थी, हमने ईरान पे अटैक करा, उसने वो चीज बंद कर दी। आज हमारा वाय ये बन चुका है कि जो खुली थी वो हमारी वजह से बंद हुई, अब उसी को खोलने के लिए ही हम जंग लड़ रहे हैं, और उसी के लिए हमने सारी अपनी ट्रूप्स और आर्मी लगा दी है। तो यार क्या फायदा ही क्या हुआ ये सब करने का? पहले ही मत लड़ते, पहले ही देखते कि स्टेट ऑफ हार्मोस को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, पहले ही डिप्लॉयमेंट ऐसे अपने वॉरशिप्स की करते कि स्टेट ऑफ हार्मोस बंद ना हो पाए। चलिए छोड़िए, हमने पहले सिर्फ 3 कंट्रीज की बात करी थी, ईरान, इजराइल और यूएसए, उनके क्या क्या वाइस थे। 31 दिन बाद एक महाशय और जुड़ चुके हैं इसके, जिसके वाई डिस्कस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो है हमारे ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब इस युद्ध में टोटली इसके लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट्स के। ट्रम्प साहब का अगर आप देखोगे, वो जब भी आपकी हफ्ता शुरू होने वाला होता है, 4 हफ्ते हो गए, पैटर्न से बन चुका है, जब भी हफ्ता शुरू होने वाला होता है, पहले हफ्ते को दूसरे तीसरे चौथे हफ्ते की बात करें, हमेशा वो एक ही बात कहते हैं कि हमने तो इनकी पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय कर दी, पीस टॉक्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं, और जल्दी ही हम इस युद्ध को खत्म कर देंगे। पूरी तरीके से मार्केट को ही मैनिपुलेट कर देते हैं। मार्केट थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो जाती है, उस फ्लक्चुएशन में इनके जानने वाले लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं। हफ्ता खत्म होते होते ये वॉर को फिर एक्सकेलरेट कर देता है और दूसरी दिशा में इस युद्ध को ले जाता है। मतलब आप हफ्ते के स्टार्टिंग में देखोगे तो इसकी बात सुन के ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज कमिंग टू एन एंड, बाय द एंड ऑफ द वीक एवरीथिंग सीम्स टू बी लाइक अभी तो बहुत कुछ है और लंबा युद्ध चल। तो ये जो दोनों के बीच का जो फ्लक्चुएशन आता है ना, इसके बीच में इनके लोग खूब पैसा कमा लेते हैं। तो हमारे ट्रम्प साहब टोटली और टोटली प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं, जो मुझे इस 31 दिन में समझ में आया। बने रहिए हमारे साथ ऐसी इन डेप्थ नॉलेज के लिए। हर हर महादेव।